अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हमने, उसके बाद हमने इम्पल्स पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा हमने। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। ये फोर्स को डिफाइन करता है, इट डिफाइंस फोर्स। जो न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप between the external force and the acceleration. It gives a relation between force and acceleration, that is F is equal to ma. जो थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ, third law tells us what is the origin of the external force, which agency provides the external force। जो external force की बॉडी पे अप्लाई होता है, इसका ओरिजिन क्या है, कौन सी एजेंसी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है। न्यूटन थर्ड लॉ tells us which is the agency that provides the external force and what is the origin of external force. It gives the origin of external force. Origin of external force. ये जो हम पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, Newtonian mechanics. So as per Newtonian mechanics, the external force on a body arises due to some other body। यानी किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स अराइज होता है उसका रीजन कोई दूसरी बॉडी होती है, किसी दूसरी बॉडी की वजह से उस पर फोर्स एक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्प्रिंग की बात लेंगे, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, इफ कोई कंप्रेस है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या करती है, रिटर्न इन टर्न जो स्प्रिंग है दैट एक्सर्ट्स एन फोर्स ऑन आवर हैंड्स, वो हमारे हाथों पे भी फोर्स एक्सर्ट करती है। बात आ गई समझ। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग इन टर्न एक्सर्ट्स फोर्स ऑन आवर हैंड्स, यानी वो अपने हमारे हाथों पे रिटर्न में फोर्स एक्ट करती, अप्लाई करती है। या आप देखो, अगर हम अर्थ की बात लेंगे, अर्थ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। हम स्टोन की बात लेंगे, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। लेकिन हमारे जहन में क्वेश्चन आता है, या एज पर दिस न्यूटोनियन मैकेनिक्स, कि ये जो स्टोन है, स्टोन इन टर्न आल्सो एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द अर्थ। यानी जब अर्थ स्टोन पे कोई फोर्स अप्लाई करती है, एक्सर्ट करती है, स्टोन भी अर्थ पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है। लेकिन हमें वो फोर्स फील नहीं होता है जो स्टोन का जो फोर्स है, जो अर्थ पे अप्लाई करती है, क्योंकि अर्थ जो है इसका मास बहुत ज्यादा है, ह्यूज मास, तो वी कैन नॉट फील और वी कैन नॉट सी दैट द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। तो इन चीजों को न्यूटन ने समराइज किया। उसने कहा कि ये जो फोर्सेस हैं एक्चुअली व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट, जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं, हमारे पास एक बॉडी ए है या एक बॉडी बी है, यहाँ पे दूसरी बॉडी है, जब ये इंटरेक्ट करती हैं आपस में, तो अगर बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स एक्ट करती है, एक्सर्ट करती है, तो इंटर्न जो है बॉडी ए भी बॉडी बी पे उतना ही फोर्स इंटर्न वो एक्सर्ट करेगी, अप्लाई करेगी। तो न्यूटन ने क्या कहा कि ये जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस नेवर ओकर सिंगली इन नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्सेस never occur singly in nature।
फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पियर्स, ये पियर्स में एक्ट करते हैं। फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्सेस नेवर ऑकर सिंगल इन नेचर, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन, यानी फोर्स पियर्स में एक्ट करते हैं। जो ही इस बॉडी ने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो इससे रिटर्न में उस पर उतना ही फोर्स एक्ट किया, तो ये पियर बन गया। एंड द फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। इस बॉडी ने इस पे फोर्स एक्ट किया, इसने इस पे एक्ट किया। एक पियर का जो फोर्स है ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, यानी फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पियर्स। अब ये जो ये एरिया है न्यूटन का, तो इस एरिया को इसने समराइज किया इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ दैट वी कॉल्ड एज न्यूटन एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है बहुत ही अहम मतलब एक मशहूर स्टेटमेंट है वो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज always an equal and opposite reaction। इसको हम अक्सर आम लैंग्वेज में भी इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे एक्शन करती है तो इन टर्न वो बॉडी उस पर रिएक्शन करती है। So that we call as for every action there is an equal and opposite reaction। और यही है न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, अगर बॉडी ए जो है ये बी पे कोई फोर्स एक्ट करती है, दैट फोर्स बी एफ ए बी। एफ ए बी इज अ फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, यानी बॉडी बी ने बॉडी ए पे फोर्स एक्ट किया, दैट इज एफ ए बी। इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ बी ए, minus times FBA। FBA is the force on body B due to body A, यानी जितना फोर्स बॉडी B ने एक्ट किया बॉडी A पे, उतना ही A ने वापस इंटर्न इस पे एक्ट किया बॉडी B पे, लेकिन दोनों फोर्स अपोजिट में हैं, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आ गई। सो FAB is equal to minus FBA and for every action there is equal and opposite reaction। या हम ऐसे कहते हैं forces never occur singly, forces always occur in pairs। यही है न्यूटन स्टेटमेंट थर्ड लॉ का, या ये भी लिख सकते हैं हम, या ये भी कि फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पियर्स। अब देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ, तो मैंने लिखे हैं सब पॉइंट बोर्ड पे। तो जो पहला पॉइंट है वो है फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पियर्स। मैंने बताया आपको न्यूटन लॉ थर्ड लॉ में जो फोर्सेस है, यानी अगर हम दो बॉडीज को टकराएंगे, यानी मेरे एक हाथ ने इस हाथ पे फोर्स अप्लाई किया, इस हाथ ने इस पे अप्लाई किया, तो इस हाथ ने इन टर्न इस पे वापस फोर्स अप्लाई किया, तो इसलिए हम कहते हैं कि फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पियर्स। फोर्स जो है ये पियर्स में एक्ट होते हैं, ये सिंगली ओकर नहीं होते हैं। फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बी इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी बी बाई ए, यानी अगर एक जितना फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे अप्लाई करती है, इन टर्न सेकंड बॉडी उस बॉडी पे उतना ही फोर्स वापस एक्ट करती है, तो ये एक पियर बन गया फोर्सेस का, तो इसलिए कहते हैं हम कि फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पियर्स। दूसरा पॉइंट है देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में हम पढ़ते हैं एक्शन और रिएक्शन। कभी इसमें हमें कंफ्यूजन होता है कि एक्शन से रिएक्शन हो गया, यानी इसमें हम कहते हैं कि एक्शन जो है ये कॉज है और रिएक्शन जो है ये इफेक्ट है, वो बात नहीं है। यानी एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, दूसरी बॉडी ने इन टर्न वापस उस पे उतना ही फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर इस बॉडी ने जो फोर्स वापस किया अप्लाई इस पे, उसको भी हम एक्शन कहते हैं, इसको भी हम रिएक्शन कहेंगे। यानी जो बॉडी बी ने इन टर्न फोर्स इस पे एक्सर्ट किया उसको हम एक्शन कहते हैं और इसके फोर्स को हम रिएक्शन कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो बॉडी ए ने फोर्स लगाया वही एक्शन है। तो इसलिए ये जो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है कि ये जो एक्शन जो है ये एक बॉडी का फोर्स है, रिएक्शन है उसके दूसरी बॉडी का फोर्स, ना वो बात नहीं है। हम दूसरी बॉडी के फोर्स को भी एक्शन कहते हैं और इसको भी हम रिएक्शन कहते हैं। सो देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप in the third law of motion. The force on A by B and force on B by A act at the same instant, ये एक ही इंस्टेंट पे
एक ही वक्त ये फोर्स लगते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा एक। फॉर एग्जांपल, एक आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ मारा। जो ही एक यानी जो फर्स्ट पर्सन है, यानी जो पर्सन ए है, पर्सन ए ने पर्सन बी को थप्पड़ मारा। जो ही पर्सन ए ने बी को थप्पड़ मारा, समझो कि ए स्ट्रांग है और बी कमजोर है, बी ने वापस कुछ नहीं किया। उसका मतलब ये नहीं है कि ए ने एक्शन की तो बी ने रिएक्शन वापस नहीं की, क्योंकि जो ही उसने थप्पड़ मारा उसके हाथ पे एक फोर्स लग गया। थप्पड़ मारते ही वक्त उसके हाथ पे फोर्स लग गया, एंड दैट फोर्स वी कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब आपको बात समझ आई होगी। यानी द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड फोर्स ऑन बी बाई ए एक्ट एट ए सेम इंस्टेंस। यानी अगर मैं इस बोर्ड पे मारूंगा इस हाथ से, तो जितना मैंने फोर्स लगाया बोर्ड पे, इन टर्न बोर्ड ने उसी वक्त उतना फोर्स वापस दिया मेरे हाथ को। तो इसलिए हम ये एक ही इंस्टेंट पे एक्ट होते हैं। Any one of them may be called as action and the other as reaction। यानी जो बोर्ड ने मेरे हाथ पे फोर्स लगाया उसको भी हम एक्शन कहते हैं, और जो मेरे हाथ ने लगाया उसको हम रिएक्शन कहते हैं, कह सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं। ये मान लो कि मैंने हाथ से मारा इस बोर्ड को, मेरा जो हाथ है ये एक बॉडी है, ये जो बोर्ड है ये दूसरी बॉडी है। यानी जब मैंने हाथ से इसको फोर्स लगाया वो फोर्स बोर्ड पे लग गया, और जो बोर्ड ने इंटर्न वापस फोर्स दिया वो मेरे हाथ पे लग गया। इसका मतलब है कि ये जो दो फोर्सेस हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन बेसिकली फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स हैं, ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। यानी अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, जब बॉडी ए बॉडी बी ए पे फोर्स लगाएगी एफ ए बी, एफ ए बी इज द फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, दैट इज इक्वल टू एफ बी ए, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए, बट नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या है? द टू फोर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट है द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन मे अपीयर ड्यू टू एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट और इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं ये फिजिकल कांटेक्ट की वजह से भी हो सकते हैं, और अगर दो बॉडीज दूर दूर हैं, कुछ डिस्टेंस बीच में है, तब भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट होते हैं, अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे चार्जेस की बात। अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस होंगे, टू लाइक चार्जेस, तो अगर इनको हम नजदीक लाएंगे थोड़ा बीच में गैप होगी, यानी कांटेक्ट नहीं होगा, दे विल रिपेल ईच अदर, ये रिपेल करेंगे दूसरे को। या अगर हम मैग्नेट दो को नजदीक लाएंगे हम, वो भी रिपेल करते हैं। यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स तब भी अप्लाई होते हैं बॉडीज पे व्हेन दे आर नॉट इन कांटेक्ट। मैग्नेट की बात लेंगे वहां पे कांटेक्ट नहीं होता है, चार्जेस की बात लेंगे वहां पे कांटेक्ट नहीं होता है। यानी अगर कांटेक्ट भी नहीं होगा तब भी ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, इंटर्न ये चार्ज इस पे फोर्स, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगी। सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट इवन व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। नंबर फोर्थ, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडीज आर रेस्ट और इन मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ बॉडीज के जब रेस्ट में होंगी तब भी अप्लाई होता है, अगर दो बॉडीज मोशन में होंगी उन पे भी अप्लाई होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम देखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम कहां पे यूज करते हैं, डेली लाइफ में हम कहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ देखते हैं, वो पॉइंट्स लिखेंगे हम। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल बताइए मैंने आपको, यहाँ पे लिखी है बोर्ड पे, बुक केप्ट ऑन ए टेबल। टेबल पे हमारे पास एक टेबल है, टेबल पे हमने कोई बुक रखी है, ये मान लो टेबल है, यहाँ पे कोई बुक रखी है हमने, ये मान लो बुक है टेबल पे। अब देखो ये रेस्ट में है, बुक जो है वो इस टेबल पे फोर्स एक्सर्ट करती है, अप्लाई करती है, एंड दैट फोर्स इज ड्यू टू इट्स वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वो डाउनवर्ड्स है। और टेबल जो है, टेबल भी इन टर्न इस बुक पे एक फोर्स अप्लाई करता है अपवर्ड्स, इस डायरेक्शन पे, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एंड यानी बुक ने टेबल पे फोर्स एक्ट किया, दैट इज इक्वल टू दिस वेट mg डाउनवर्ड्स, एंड इन टर्न टेबल ने भी इस बुक पे एक फोर्स एक्सर्ट किया है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। एंड since the book is at rest, book rest पे है, so these two forces are equal, that's n is equal to w, n is equal to w। अगर इन दो फोर्स में कोई फोर्स ज्यादा होगा,
अगर वेट ज़्यादा होगा तो ये टेबल टूट जाएगा, किताब नीचे गिर जाएगी। अगर नॉर्मल रिएक्शन टेबल की वजह से ज़्यादा होगा तो बुक ऊपर उठेगी। फिर बुक रेस्ट, ये रेस्ट पे है, तो ये दो फोर्स आपस में बराबर है। तो यहां भी देखो आप, जो बुक ने इसे फोर्स लगाया दैट इज एक्शन, दिस फोर्स इज एक्शन। और जो टेबल ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। इस फोर्स को हम रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। तो यहां पे भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। और दूसरी एग्जांपल है वॉकिंग। जब हम चलते हैं वहां पे भी हम न्यूटन थर्ड लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अपने पैर से हम जमीन को दबाते हैं तो जो अर्थ है वो इन टर्न उतना ही फोर्स हमें वापस देती है। तो दैट इज वाई वी कैन वॉक, उससे हम वॉक कर सकते हैं। कभी देखा आपने, जब बर्फ पे हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जब हम बर्फ के ऊपर अपना पैर रखते हैं तो बर्फ नीचे दब जाती है। उसका मतलब है कि जो बर्फ है उस वक्त वो नॉर्मल रिएक्शन जो वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो और हमें चलने में दुश्वारी पैदा होती है उस वक्त। स्विमिंग में देखा होगा आपने, स्विमिंग करते हैं तो हाथों से हम पानी को पीछे देते हैं, वाटर इन टर्न पुशेस आवर हैंड्स और बॉडी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स, जो जेट प्लेन है, जो वो जंगी जहाज जो होते हैं, प्लेन्स जो होते हैं, रॉकेट्स जो होते हैं, वो भी न्यूटन थर्ड लॉ पे ही काम करते हैं, उसी पे वो चलते हैं। उनसे वो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं, वो एग्जॉस्ट गैसेस जो है पीछे की तरफ जाते हैं और उन गैस की वजह से जो एयर है, एयर को आगे पुश कर रहा है, जिसकी वजह से वो रॉकेट या जेट प्लेन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। या अच्छी एग्जांपल है रिबाउंडिंग ऑफ ए रबर बॉल। रिबाउंडिंग ऑफ ए रबर बॉल, अगर हमारे पास कोई रबर की बॉल होगी, उसको हम फेंकते हैं जमीन पे, वो रिबाउंड होती है, वापस आती है। जितने फोर्स से वो स्ट्राइक किया उसने जमीन को, तो अर्थ इन टर्न अप्लाइज द रिएक्शन फोर्स एंड द बॉल रिबाउंड्स, दैट्स आल्सो न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे, इसकी एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, दैट इज हॉर्स एंड कॉर्ड प्रॉब्लम। वो मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक विश यू गुड लक, थैंक्स।